स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आज पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी हिंदी में लगी हुई कहानी बड़े भाई साहब, जो आपके मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। अब तक हम इसमें कुल 6 कहानियों को पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे हम संपूर्ण कहानी बड़े भाई साहब। बहुत ही बेहतरीन कहानी, किस प्रकार से बड़े भाई साहब छोटे भाई के घमंड अर्थात अहंकार को अपनी बातों से चूर चूर कर देते हैं, इस कहानी में संपूर्ण दर्शाया गया है। तो इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं पहले हम। यह 1934 में प्रकाशित हुआ था। यह मानसरोवर भाग 1 के में है कहानी या संकलित है, जिसमें कुल 27 कहानियां हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। तो इस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1936 है और कहानी का प्रकाशन 1934 है आपका। और रचनाकार आपके प्रेमचंद्र जी हैं। प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियां लिखी हैं डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार। इसमें हम पात्रों को देख लेते हैं। इसमें 2 ही पात्र हैं केवल, विशेष तौर पे बड़े भाई साहब और छोटा भाई। जो छोटा भाई है 9 वर्ष का है, बड़े भाई जो साहब हैं वो 14 वर्ष के हैं और वो कुल कक्षा 9 में पढ़ते हैं, जहां पर कक्षा के लिए जमात शब्द का प्रयोग किया गया है और छोटा भाई कक्षा 5 में पढ़ता है। होता क्या है इस कहानी में कि बड़ा भाई एक ही कक्षा में 3 वर्ष से पढ़ रहा है और बार बार फेल हो जा रहा है और छोटा भाई हर वर्ष कक्षा उसकी बदलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है और वह उसमें अव्वल दर्जे से पास होता जा रहा है। और इस तरह से पास होते होते वह 3 सालों में कक्षा 8 तक पास कर लेता है। लेकिन उसके अंदर क्या है, अपने बड़े भाई साहब के प्रति घमंड अर्थात अहंकार का भाव जागृत हो जाता है। और इस कहानी में यही दर्शाया जाता है किस प्रकार हमें ऊंची स्तर की पढ़ाई करके या ऊंचा कोई पद प्राप्त करके घमंड नहीं करना चाहिए और किस प्रकार उन्होंने यहाँ पर उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण उन्होंने रावण का प्रस्तुत किया है कि वह सर्वस्व भूमंडल का राजा था, लेकिन अहंकार के कारण वह धराशायी हो गया अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। और इस प्रकार छोटा भाई बड़े भाई साहब के नतमस्तक हो जाता है और बड़े भाई साहब उसे गले लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये संक्षिप्त कथा थी, संक्षिप्त कहानी थी और हमें अपने पीजीटी लेवल के स्तर को ध्यान रखते हुए संपूर्ण कहानी को पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं संपूर्ण कहानी बड़े भाई साहब। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं मानसरोवर भाग 1 में संकलित कहानी बड़े भाई साहब। अब तक हम कुल 6 कहानियों को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अगली कहानी इसमें। तो चलिए पहले देखते हैं इस कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं। तो यहाँ आप देखेंगे मानसरोवर भाग 1 में कुल 27 कहानियां हैं। अब तक हमारे चैनल पर आपको झारखंड पीजीटी हिंदी के लिए अयोध्या कहानी, ईदगाह कहानी, माँ कहानी, बेटों वाली विधवा, नशा कहानी, ये सभी कहानियां पढ़ाई जा चुकी हैं, जिनके पात्र, प्रकाशन वर्ष, संक्षिप्त कहानी और संपूर्ण कहानी दोनों कहानियों को साथ में पढ़ाया गया है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगली कहानी बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब कहानी। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था, अर्थात 3 ही क्लास आगे थे जब मैंने शुरू किया था। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के। तो भाई साहब की उम्र क्या थी? 14 साल की। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 14 साल और 9 साल। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे और हरदम किताब खोले बैठे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशिए पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाए करते थे।
कभी कभी एक ही नाम या एक ही शब्द या एक वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना। भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। तो क्या उनके लिखा था, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। लेकिन असफल रहा। उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। तो भाई साहब किस क्लास में थे? 9वीं क्लास में और 5वीं में। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार हैं, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती। जरा बाहर खेल रहा था, मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोज से मिले शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। और नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विदा आती है। और आती क्या है? हाँ कहने को आ जाता। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर की बात। और मैं कहता हूँ, तुम कितना घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तुम अपनी आंखों देखते हो, अगर नहीं देखते तो जो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपये क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया है, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते कि ऐसी ऐसी सुक्ति बाढ़ चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मैंने मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डाला, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए। काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती है। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने के लिए बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन करूं। तो यहाँ उसका टाइम टेबल प्रमुख है, इसे ध्यान रखना है कि किस समय क्या कर रहा है। और 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और विश्राम। तो ये था महाशय का टाइम टेबल। मगर टाइम टेबल बनाने लायक बात नहीं है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसे अवहेलना
शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंखें फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं इनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी और उठी और मेरे प्राण निकले। उनकी नजर मेरी तरफ उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़करियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथे लूं। अब की वह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा, दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारा क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र और अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महिम उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी भी देवता उसके दास थे, मगर उनका अंत क्या हुआ। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी का जो कुकर्म चाहे, पर अभिमान न कराए इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने एक भी बार अहंकार किया था। भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। या समझ लो तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। आधे अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट का जो है निशान पड़ जाता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना नहीं आसान। 8 हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट। सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं और दर्जनों विलियम। कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है। आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जोड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम, सोयम, चाहरुम, पंजुम लगाते गए। मुझसे पूछते हो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री में तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह अजब लिख दिया।
और सारे नंबर कट गए। कोई निर्दयी मुमतिनों से नहीं पूछता आखिर अबज और अजब में क्या फर्क है। व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर वह लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए, इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए, आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात होती है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में नहीं कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम चाहते हैं आदमी जो कुछ कहना हो चटपट कह दे, अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पे अत्याचार नहीं तो और क्या। अनर्थ तो यह है, कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक है, संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है बात उल्टी या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते हो। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार है तो जब फेल हो जाऊंगा तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए, दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया। फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग बना कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती। नतीजा सुनाया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब इतना दुख न होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो। मैं दनादन पास होता जाता हूँ इतने अच्छे नंबर से। अब भाई साहब बहुत नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी।
मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। तो यहाँ पर पतंगबाजी को क्या कहा गया? कनकौवा। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवे लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की एक पूरी सेना लग गई और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे जहां कुछ समतल, न मोटर कारें, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने मेरा वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में ही नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिन में समझते हो कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओ। शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे क्या तुम कभी खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA DPhil और DLit ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है। अमेरिका में किस तरह से राज व्यवस्था और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों बातें ऐसी हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और भी ज्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं जो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उनमें सफल हुए ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसी में हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, MA है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ।
हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते हैं, खर्च पूरा ना पड़ता, कर्जदार हो जाते हैं। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाई जहान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो। अब मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया, बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी अच्छा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली। बेतहासा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो यहाँ पर आपकी ये संपूर्ण कहानी समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट रचना के साथ। झारखंड पीजीटी हिंदी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर एमपीपीसीएस के लगी हुई सभी रचनाएं मिल जाएंगी। मिट्टी की बारात की रचना भी आपको इस क्लास में पढ़ाई गई है। यूजीसी नेट की भी रचनाओं को चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रचना के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।